आज चर्चा में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए आंदोलनों की अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर जाफर का विस्तार से जानेंगे किस तरीके से महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में जब वह दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 में आए डरबन शहर में, और किस तरीके से 1893 में उनके साथ मैरिट्सबर्ग जो कि नेटाल की कैपिटल है, जहां उन्हें ट्रेन से पहले दर्जे के डब्बे से ट्रेन से धक्के मार कर उतार दिया गया। कई ऐसे वाक़यात थे जो महात्मा गांधी ने वहां सहे और उन्होंने दिमाग में ये जचा लिया था, मान लिया था कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों को नेटाल वासी कुली कहते थे, और इसी कारण गांधी जी को भी कुली बैरिस्टर ही कहा गया, वो कहलाए। और कई ऐसे वाक़ये हैं जब 11 सितंबर 1906, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में, जहां गांधी जी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों अन्यायों का मुकाबला करने की ठानी, और गांधी जी ने खुद ये अपने शब्द कहे जो न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखे गए कि भगवान उन्हें क्षमा करना क्योंकि वे नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, प्रथम निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ 1907 यानी कि 1907 से महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया जाता है, जो कि किसके अगेंस्ट में था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था। आगे देखते हैं एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है क्या। पहला सत्याग्रह आंदोलन, सवाल अगर ये बनता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन क्या था, वह शुरू हुआ था 1 जुलाई 1907, 1 जुलाई 1907 को। कहाँ पर? ट्रांसवाल में। नोट कर लीजिए, ट्रांसवाल में वो पहला सत्याग्रह हुआ था। आप ये देख सकते हैं 1 जुलाई 1907 ट्रांसवाल विधायक ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को रेगुलेट कर दिया गया था वहाँ पर, और गांधी जी ने इसके विरोध के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संघ बनाया, जिसने भारतीयों से परमिट कार्यालयों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। गांधी जी को 2 माह का कारावास हुआ और एक उदारवादी यूरोपियन एल्बर्ट कार्टराइट की मध्यस्थता के कारण जनरल स्मर्ट्स के साथ गांधी जी का समझौता हुआ, जिसके अनुसार एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था उसको ख़त्म करने का आह्वान किया गया। परंतु ऐसा कहीं नहीं था। कहीं ना कहीं गांधी जी के दिमाग में ये शक जरूर चल रहा था कि स्मर्ट्स इस एक्ट को ख़त्म करेंगे ही नहीं, लेकिन बाद में स्मर्ट्स ने इस समझौते का पालन वाकई में नहीं किया और उसने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त भी नहीं किया। इसी के कारण गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में अपना द्वितीय सत्याग्रह, सेकंड इनका सत्याग्रह 1908 से लेकर 1912 तक चला, और इसी के साथ गांधी जी ने इसी समय में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जो कि एक बहुत मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ के भारी मात्रा में जो हिंदुस्तानी थे, एशियाटिक मूल के लोग थे, हिंदू थे, ईसाई थे, पारसी थे, यहूदी थे, जो भी थे, मुस्लिम थे, उन सभी को इन्होंने साथ लेकर चले, और एक अलग ऐसा स्थान इन्हें चाहिए था जहाँ पर इनके भरण पोषण का कार्य किया जा सके। तो इसी सिलसिले में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। तो वाक़या है 16 सितंबर 1908 का। जोहान्सबर्ग में रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सभा बुलाई गई। उस सभा का उस समय सर्टिफिकेट्स को जलाने की योजना बनाई गई। सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सर्टिफिकेट्स होते थे कि एशियाटिक मूल के लोग जब भारत यानी कि यूरोपियन कॉलोनीज़ यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ में अफ्रीका में जब आते थे, तो उन्हें वहाँ के कुछ सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते थे। उस सर्टिफिकेट के बिना वह वहाँ पर कोई कार्य नहीं कर पाते थे, वहाँ के नियम कायदों को नहीं माना जाता था। तो उन्होंने माना कि इन सर्टिफिकेट्स को जलाने की योजना बनाए, और भारतवासियों ने स्वेच्छा से नामांकन के लिए दाखिल किया।
2000 सर्टिफिकेट उस दिन आग में डाले गए। गांधी जी खुद इसमें शामिल थे। और इसके पहले का वाकया है कि अगस्त 1908 को ट्रांसवाल विधानमंडल ने एक अन्य कानून के द्वारा नए भारतीय प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सही। और गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह की घोषणा की। इसी तरीके से जो टॉल्स्टॉय फॉर्म है, आप ये देख रहे हैं, ये टॉल्स्टॉय फॉर्म की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये है टॉल्स्टॉय फॉर्म, जहाँ महात्मा गांधी ने अपना पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह विदेशी मूल की धरती दक्षिणी अफ्रीका में प्रारंभ किया था। समय दिन 1 जुलाई 1907, 1 जुलाई 1907 को टॉल्स्टॉय फॉर्म। और बड़ा अच्छा किस्सा है कि ये जो टॉल्स्टॉय फॉर्म, इस पे सवाल पूछा गया है। टॉल्स्टॉय फॉर्म नाम रखने का जो वाकया है वो मैं आपको बता दूं कि टॉल्स्टॉय को यह अपना फिलोसॉफिकल गुरु मानते थे। और टॉल्स्टॉय की जो कृति है, बुक ऑफ टॉल्स्टॉय का जिक्र हमने पहले किया था कि टॉल्स्टॉय की जो कृति बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, जो गांधी जी ने वाकई में स्वीकारा कि अहिंसा में उनकी निष्ठा टॉल्स्टॉय की उपयुक्त पुस्तक से ही जागृत हुई। वे अहिंसा के पूर्ण निष्ठावान बन चुके थे। तो बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव था लियो टॉल्स्टॉय, जिन्हें वाकई में ही अपना फिलोसॉफिकल डिसाइपल उनका माना करते थे। तो इसी तरीके से उस फॉर्म का नाम भी इन्होंने रखा टॉल्स्टॉय फॉर्म। इसके बारे में आपको जानकारी दें कि टॉल्स्टॉय जो फॉर्म था, ये करीबन 1100 एकड़ की ज़मीन थी, जिसे एक जर्मन इनके मित्र थे कैलेनबाख का जिक्र आता है। पिछले प्रश्न पत्र में ये नाम पूछा गया है कि किसने ज़मीन दी थी। कैलेनबाख का नाम आता है, जिन्होंने इन्हें सत्याग्रहों के लिए निःशुल्क प्रदान किया था। ये जो ज़मीन थी वह इन्हें निःशुल्क दी गई थी। इस फार्म का नाम टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा गया। टॉल्स्टॉय फार्म एक अभिनव परीक्षण का केंद्र बना। यहाँ एक बस्ती बनाई गई जिसमें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी एक साथ रहते थे। इसमें सभी के लिए कठोर शारीरिक श्रम करना आवश्यक था। उन्होंने पाश्चात्य वेशभूषा तथा दूध का परित्याग कर दिया। अब वे केवल ताज़ा फल व सूखे मेव का ही आहार के रूप में प्रयोग करने लगे। यहाँ गांधी जी ने उपवास का भी प्रयोग प्रारंभ किया। तो बच्चों, यहाँ एक सवाल बन सकता है कि गांधी जी ने जीवन में सबसे पहले उपवास का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ किया था? टॉल्स्टॉय फार्म से ही ये उपवास का सिलसिला प्रारंभ होता है। टॉल्स्टॉय फार्म का गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत और व्यवहार में विशिष्ट योगदान रहा। ये सत्याग्रह 4 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक। मई 1911 में सरकार के साथ अंतरिम समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 1 जून को सत्याग्रही जेल से रिहा किए गए। 1912 में गोखले ने सरकारी मेहमान के रूप में अफ्रीका की यात्रा की और सरकार ने पुनः विश्वासघात किया और काला कानून रद्द नहीं किया। जातीय कर भी समाप्त नहीं किए गए। गांधी जी का जो इस सत्याग्रह का अंतिम चरण था वो 1913 से 1914 के बीच में ये अंतिम चरण रहा। इस अंतिम चरण के तहत सत्याग्रह के कुछ प्रमुख मुद्दे थे, जिन्होंने माना 3 पौंड के जातीय कर को समाप्त कर दिया गया, एशियावासियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाया, हिंदू मुस्लिम पारसी विवाहों को वैध बनाना। इसलिए 14 मार्च 1913 14 मार्च 1913 को कैंप में सिर्फ ईसाई शादियाँ ही मान्यता प्रदान की। इस निर्णय से गैर ईसाई महिलाओं में भारी असंतोष फैला। परिणाम स्वरूप इस सत्याग्रह में भारी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया। इसके उपरांत इस सत्याग्रह में सर्वप्रथम नेटाल की महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। फिर ट्रांसवाल की महिलाएं इसमें शामिल हुई और 6 नवंबर 1913 को गांधी जी ने खाद्यान्न मजदूरों में से 2037 पुरुषों, 127 स्त्रियों और 75 बालकों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवाल में प्रवेश किया। बाद में गिरफ्तार हुए और 9 माह तथा करीबन 3 माह की और इन्हें सख्त सज़ा कैद दी गई। इस सत्याग्रह
ये जो सत्याग्रह था 8 माह तक चलता रहा और जुलाई 1914 के अंत में इंडियन रिलीफ बिल पारित हो गया, जिससे जो तीनों समस्याएं थी, 3 पौंड का कर्ज, हिंदू मुस्लिम पारसी विवाहों को वैध बनाना, एशियाओं वासियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटवाना, ये तीनों ही समुचित समस्याओं का समाधान कर दिया गया और गांधी जी को बिना शर्त 18 दिसंबर 1913 को रिहा कर दिया गया। तो सवाल आ सकता है कि जो सत्याग्रह का तीसरा चरण था तो उसमें क्या किया। 1914 को ये ख़त्म हुआ और गांधी जी को 18 दिसंबर 1913 को जब रिहा किया गया, रिहाई के बाद जुलाई 1914 में इंडियन रिलीफ बिल पारित कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी इंग्लैंड गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने लंदन में इंडियन एम्बुलेंस कोर, एक और सवाल बन सकता है, इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। और ये कब की गई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हो गया था, जो 1919 तक चलता है। इस समय गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी के रूप में अपना जो रूप प्रस्तुत किया था, ये सहयोगी ही थे। बाद में जो भी इनके आंदोलन चलते हैं उनमें शब्द आप देखते हैं असहयोग आंदोलन, जैसा 1919 में 20 में चलता है, और ये असहयोग आते हैं। बाद में सिविल नाफरमानी जो है, सिविल डिसोबीडियंट सब वर्ड आता है, और लास्ट में जो इनका आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये किस तरीके से पहले वाकई में अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी थी, उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया इन्होंने, क्योंकि इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश फौज लड़ रही थी, उसी के अंतर्गत इन्होंने ये कार्य किया था। तो बम्बई में जब गांधी जी ने वकालत प्रारंभ की तो वे एक साधारण वकील की तरह तर्क नहीं कर पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने वकालत छोड़ी तो उनकी आय 5,000 पौंड प्रति वर्ष थी, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी आय हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से हमने जाना कि बम्बई से जब आए 1891 में आए, वहाँ अपना समय गुजारा, वापस 93 में 93 में ये डरबन गए दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। तो कितना बदलाव इनमें आ चुका था। और जब इन्होंने ये किया, मन बनाया कि अब ये भारत लौट जाएंगे, और जब 9 जनवरी 1915 को भारत में ये आए तो कहते हैं कि उस समय इनकी बहुत अच्छी खासी आय थी, जो करीबन 5,000 पौंड प्रति वर्ष थी, जिसे सब छोड़ छाड़ के ये आ गए थे। आधुनिक राज्य की संगठित हिंसा के विरोध में सविनय अवज्ञा का विचार भी उन्हें टॉल्स्टॉय से आया। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिणी अफ्रीका से हुआ। सविनय अवज्ञा का विचार भी सबसे पहले कहाँ आया? जो कि भारत में 1931 डांडी मार्च हम पढ़ेंगे, और किस तरीके से गांधी इरविन समझौता उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट वर्ड जो आता है, सविनय अवज्ञा का विचार भी इन्हें कहाँ से? टॉल्स्टॉय से ही मिला था। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 यानी कि 9 जैन 1915 को बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे, उस समय इनका स्वागत विजय राष्ट्रवीर की तरह किया गया। फिरोज शाह मेहता जो जाने माने वकील थे ने इन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वीर, तथा भारत सरकार जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी ने इन्हें केसरे हिंद यानी कि हिंद केसरी की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस तरीके से गांधी जी का जो आंदोलन था वो 1 जुलाई 1907 से दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ होता है, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, और किस तरीके से 3 चरणों में यह 1914 में समाप्त होता है। सभी बातें मानी जाती हैं, और स्मरण जैसे जनरल स्मर्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनके बीच में हमने विचार उनके पढ़े थे कि जब ये जेल में थे तो उन्हें अपने हाथ से बनाए हुए चप्पल इन्होंने दिए थे गिफ्ट के रूप में, जिन्होंने भारी गर्मियों में पहना, और वो वाकई में उस समय महसूस करते थे कि गांधी के समकक्ष होना या उनके विचारों को के बराबरी कर पाना के काबिल नहीं समझते थे वो अपने आप को। तो इस तरीके के मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनकी तस्वीर है। बगल में आप ये देख रहे हैं
ये जो तस्वीर कैलेनबाग के साथ है महात्मा गांधी की, और ये इनकी सेक्रेटरी है, जिसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है कि गांधी जी की निजी सेक्रेटरी कौन थी। सोनिया सेचलिन का नाम आता है। सोनिया सेचलिन जो सेंटर में खड़ी हुई हैं, ये सोनिया सेचलिन से, ये गांधी जी की निजी सेक्रेटरी थी। और कैलेनबाग जिन्होंने 1100 एकड़ की ज़मीन फ्री में महात्मा गांधी को टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाने के लिए दी थी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भारतीय आंदोलनों पर वीडियो तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही पेश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद,